तो नेक्स्ट पार्ट 3 MCQs का करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। अभी तक मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूँ। एक बार 30 क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक में मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें मैं कोशिश करता हूँ 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक, स्केलेरोनॉमस कंस्ट्रेंट क्या होता है? स्केलेरोनॉमस कंस्ट्रेंट क्या होता है? जहाँ पास जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, उसमें टाइम वाला डिपेंडेंस नहीं होता, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं होता। कोई भी चीज़ जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम चल रहा है तो ये टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, कि टाइम के साथ साथ इसका ये सब चेंज नहीं होता, ये एक्सप्लिसिट नहीं है। ये एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रियोनॉमस कंस्ट्रेंट इज, अच्छा ये वाला टाइम के साथ कैसे चेंज नहीं हो रहा है? अगर सोचोगे तो यहाँ पास जा रहा है, यहाँ से यहाँ टाइम में चेंज आया नहीं, ऐसे नहीं बोलते। जैसे यहाँ पास मेरे पास एक वेलोसिटी पार्टिकल है और ये इधर मूव कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को ही मैं लिखूंगा x = ut, ऐसे लिखूंगा ना, प्लस हाफ AT² ऐसे करके। तो यहाँ पास देखो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम जितना बढ़ेगा इसका पोजीशन चेंज होगा। और ये क्या है, ये जो अगर सिंपल हार्मोनिक है वो कैसे होगा, ω² + kx, ये वाला टर्म ω² वाले टर्म्स में आ जाएगा। यहाँ पास क्या होगा, x डबल डॉट प्लस ω² x, ऐसे वाला टर्म्स में आ जाएगा ये। तो यहाँ पास इसमें देखना टाइम का एक्सप्लिसिट नहीं है, यहाँ एक्सप्लिसिट है। एन एग्जाम्पल ऑफ रियोनॉमस उसका जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ टाइम का एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस है। बीड रोटेटिंग ऑन अ वायर लूप, बीड रोटेटिंग ऑन अ वायर लूप है, उसके अंदर बीड रोटेट कर रहा है, उसमें एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। बीड ऑन अ रोटेटिंग वायर लूप, और ये वायर को ही रोटेट कर रहा हूँ तब इसके रेस्पेक्ट में ना ये चेंज होगा, तो ये सही है। प्रोडक्ट ऑफ एनी जर्नलाइज्ड मोमेंटम, क्या बोल रहा है, जर्नलाइज्ड मोमेंटम। 2 एग्जांपल ले लेता हूँ जर्नलाइज्ड मोमेंटम का। एक बार p ले लेता हूँ एंड एसोसिएटेड कोऑर्डिनेट, p ले रहा हूँ तो x ले रहा हूँ। p और x क्या होता है, ये r.mv एंगुलर मोमेंटम होता है ये, ठीक। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम ही ले लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम ले लेता हूँ जर्नलाइज मोमेंटम। एक बार लीनियर लिया, एक बार एंगल लिया, और इसको मैं किया हूँ थीटा से, तो ये क्या हो गया, थीटा टाइम्स ऑफ जी। ठीक, डायमेंशन का बात करें, थीटा डायमेंशन लेस होते हैं, इसका डायमेंशन देखूंगा तो डायमेंशन जे के बराबर होगा, थीटा डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम ठीक है, पर मुझे इसमें एक और प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ओके ठीक, ये ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल स्लाइडिंग, ये ब्रैचियोस्टॉर्म वाला प्रॉब्लम है। इसमें सिंपली याद रखना कि सबसे मिनिमल पाथ साइक्लॉइड का होता है। लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, किसके फॉर्म में लिखते हैं? लैग्रांज इक्वेशन को x और x., इसके फॉर्मेट में लिखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस आर। ठीक, तो यहाँ पास 2 है प्लस टाइम x.t इसके यहाँ पास मेरे पास टोटल होता है। तो ये क्या होगा, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो यहाँ से 2n तो यहाँ से हो गया, ये दोनों का मिलाकर, और यहाँ से t का 1, तो मैं 2n + 1 मारूंगा यहाँ, ये अटकने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यार इसमें। मैं 2n + 1 मारूंगा, पर यहाँ पास ना ये वर्ड लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ये, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो शायद इसको भी कंसीडर उन लोग कर सकते हैं, पर मैं तो इसको ही चूज़ करूँगा 2n + 1 को। What is the nature of orbit if energy is less than 0? पिछले लेक्चर्स में बताया था एनर्जी लेस देन 0 एलिप्टिकल या सर्कल होता है, एनर्जी ग्रेटर देन 0 ये होता है हाइपरबोलिक, और एनर्जी इक्वल टू 0 ये होता है पैराबोलिक। ठीक, एनर्जी लेस देन 0, व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑर्बिट इफ द एनर्जी इज लेस देन 0? तो इलिप्ट या सर्कल, पर इलिप्स मारेंगे हम लोग। ठीक, सर्कल का एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, और वो भी लेकिन नेगेटिव ही होता है। ठीक, और क्या स्पेसिफिक वैल्यू होता है, तो इसेंट्रिसिटी में सिंपली रख सकते हो, उसका वैल्यू इसेंट्रिसिटी में 0 रख दोगे तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगा।
सेंट्रिसिटी सर्कल का 0 होता है, तो वहाँ से लग सकता हूँ 1 = 2EJ² डिवाइड बाई MK²। तो यहाँ से -1 तो -MK² अपॉन 2J², ये होता है एनर्जी का वैल्यू। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, एनर्जी इज़ लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम है कि एनर्जी सर्कल के केस में भी लेस देन 0 होता है, पर सर्कल के केस में स्पेसिफिक होता है, और इलिप्स के केस में ये हो जाएगा कि जस्ट लेस देन 0। तो मैं दोनों ऑप्शन सही हैं, पर इलिप्स को मार सकते हो, इलिप्स जनरल केस है, इलिप्स के अंदर सर्कल भी आ जाता है। केपलर सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक, ये तो पता ही है, dA/dt ये चेंज नहीं होता, एरियल वेलोसिटी नहीं होता चेंज। पॉइसन ब्रैकेट क्या बोल रहा है, ये 2 कांस्टेंट ऑफ मोशन हैं और उसका कांस्टेंट जैकोबी थ्योरम है, ये डायरेक्ट राइट एक्सप्रेशन पिछले लेक्चर में भी कई बार बोल चुका हूँ, ये वाला लूँगा, ये वाले में क्योंकि यहाँ से T1 से T2 लिमिट नहीं दिया है करके बस इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, बाकी ये वाला फॉर्मेट सही, ये सही है। इफ़ अ कोऑर्डिनेट इज साइक्लिक देन हैमिल्टोनियन विद रिड्यूस नंबर ऑफ वेरिएबल। हैमिल्टोनियन में 2 इक्वेशंस आते हैं, तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स रिड्यूस होंगे, तो मैं बोलूँगा कि 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे। ट्यूब ऑफ लेंथ L इस कम्प्लीटली क्या बोल रहे हैं, यहाँ पास एक मेरे पास रॉड है, रॉड के अंदर पूरा कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वहाँ मास दे दिया है m और लेंथ इसका दे दिया है L और एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है ओमेगा। तो क्या होता है किसी चीज़ का, ये पूछ रहा है, बस ये है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो जनरली अगर मेरे पास ऐसे रहता रॉड के यहाँ पास कुछ मास m का, तो यहाँ पास इसमें मैं कितना फोर्स लग रहा है करके पूछते तो मैं बोल देता m ω²R, ये फोर्स लगता करके। पर यहाँ पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, हालांकि नहीं देना पड़ेगा, छोटा सा ही सॉल्यूशन है ये। ऐड डन। एक पेज एक्स्ट्रा लेकर, तो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, ये रॉड लिया हूँ, रॉड में मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ dm एलिमेंट, और इसको डिस्टेंस पे ले लेता हूँ r डिस्टेंस पर। यहाँ चालू कहाँ से हो रहा है, 0 से, और ख़त्म कहाँ से हो रहा है, l डिस्टेंस पर, ठीक है। इसका एंगुलर रोटेशन कितना है, ओमेगा। तो जनरल फॉर्मूला से क्या होता है, m ω²R होता अगर ये सिंगल m मास का ब्लॉक यहाँ पास होता तब के केस में। पर अभी मेरे पास फार्मूला में क्या होगा, ये इसके जगह में m के जगह में dm हो जाएगा, ω² तो उतना ही रहेगा और r का r होगा, ठीक है। m ω²L हो जाता है यहाँ पास L फिक्स डिस्टेंस हो गया है, ठीक। तो ये हो गया, ये मेरे पास फोर्स होगा, इसको इंटीग्रेट करना है, dm को करना है, तो dm क्या होगा ये, तो इसका जो भी मास पर यूनिट लेंथ यही उसका डेंसिटी होगा, और इसका इतने में डिवाइड कर लेंगे, इतना से लेंथ को, तो मैं बोलूँगा मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स ऑफ ω², और उसके बाद r dr, 0 से लेके l तक। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, ये वाला टर्म डिफ्रेंशिएट करके r²/2, इसका लिमिट रखूँगा 0 to l, मतलब कि l²/4, हाँ l²/4, और यहाँ से m ω² डिवाइड बाई l से l कटा, तो m ω²L डिवाइड बाई 4, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक। ये वाला इसका सॉल्यूशन है, और एक बार फिर से अटक गया, मुबारक हो मेरे को। तो ये वाला एफिशिएंट नहीं है तरीका, ऐसा क्या, मैं भी सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन लिखाया ही नहीं है इसमें, ए खुदा। नहीं लिखाया, चलो फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पास dm डिस्टेंस है r, ठीक है, तो dm r ω², dm क्या होगा, m/L dl, या फिर यहाँ पास लिख देता हूँ फिर m/L, बाहर निकाल लिया, ω² बाहर निकाल लिया, और r dr को अंदर रख दिया, 0 से लेके l तक, r²/2 लिमिट 0 से लेके l, l²/2 मल्टीप्लाई m/L, ω² यहाँ से यहाँ l²/2, अच्छा हाँ l²/2 यार, और 0 से l यहाँ पास रखूँगा तो क्या हो गया, ये m ω² L/2
2, ये आंसर आया। चलो करने से अच्छा होगा कि यहाँ बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था, तो ये यहाँ बस ये हो गया। लैग्रांजियन फॉर चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज, पिछले लेक्चर्स में भी बात किए हैं, बार बार नहीं करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जर्नलाइज कोऑर्डिनेट इज कॉन्जुगेट मोमेंटम, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट और उसका कॉन्जुगेट मोमेंटम, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट एक्स, कॉन्जुगेट मोमेंटम पी, आर पी क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, खत्म बात। हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है यार, ये एक्स डॉट वाले में माइनस नहीं आता और पी डॉट वाले में माइनस आता है, कैसे याद रखते हैं करके बार बार बता चुका हूँ, यहाँ बताने का ज़रूरत नहीं है। क्या होगा यहाँ से, ये वाला एक्स डॉट और ये वाला सही मारे हैं ये। मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट वाला पढ़े होगे, थ्योरी में याद होगा, ये वाला रिलेशन होता है सिंपली। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, डेल्टा वेरिएशन, करेक्ट स्टेटमेंट डेल्टा वेरिएशन क्या होता है। तो हाँ, तो डेल्टा वेरिएशन में क्या होता है, डेल्टा वेरिएशन ये होता है कि कोई भी जगह का हम लोग डेल्टा वेरिएशन ले रहे हैं तो उसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर टाइम का वेरिएशन नहीं है, ठीक है, वही उसको डेल्टा वेरिएशन बोलते हैं। इस टाइम नहीं होता, टाइम चेंज नहीं होता है कि किसी इंस्टेंट में सेम टाइम में हम लोग बात करते हैं। एक्शन एंगल वेरिएबल हैव द डायमेंशन ऑफ, ओके यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था बस, ये एक्शन और एंगल वेरिएबल का, तो एक्शन वेरिएबल का क्या होता है एल डी टी, और ये इसका डायमेंशन क्या होता है एनर्जी का डायमेंशन होता है, और ये डी टी का डायमेंशन, डी टी ये टाइम का डायमेंशन है, ठीक है। एनर्जी और टाइम, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन टॉर्क के डायमेंशन के बराबर भी होता है, और टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, ये एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर से टाइम, तो ये इससे कट गया, इसका डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। एंड एंगल का तो एंगल ही जानेगा, डायमेंशनलेस, ठीक है। वेरी हैवी सिमेट्रिक टॉप इज रोटेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटेशनल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द फिगर एक्सिस, पहले भी बात कर चुके हैं यहाँ पास, पहले सेम टू सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। व्हेनेवर लैग्रांजियन फॉर सिस्टम डज नॉट कंटेन, कोई भी जब कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता तो कोऑर्डिनेट नहीं होता तो साइक्लिक होता है। ये किसको मारी है, जर्नलाइज मोमेंटम एंड कांस्टेंट ऑफ मोशन, मैं इसको नहीं मारूंगा, मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि लैग्रांजियन में जब कोई चीज़ नहीं आता तो वो सबसे पहले तो कंटेन अ कोऑर्डिनेट एक्सप्लिसिटली, अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो सबसे पहले तो कांस्टेंट, पहले कोऑर्डिनेट उस साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है, मैं उसको मारूंगा, बाकी देख लेना जो सही लगे। होमोजीनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू, होमोजीनिटी, अब मैं ये वाली चीज़ को बताया हूँ, लीनियर मोमेंटम किसका कॉन्सिक्वेंस है, होमोजीनिटी ऑफ स्पेस का है। एंगुलर मोमेंटम किसका है, आइसोट्रोपिक नेचर का है, स्पेस के आइसोट्रोपिक के नेचर का है। एनर्जी होमोजीनिटी ऑफ टाइम का है, ठीक। और पैरिटी होमोजीनिटी ऑफ, मैं कैसे बोलूँ, ये लेफ्ट और राइट के लिए क्या वर्ड है, लेफ्ट और राइट के बीच में जो चेंज नहीं होता ना, क्या बोले, मिरर इमेज वाला, तो उसके कॉन्सिक्वेंस पे है, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए तो एनर्जी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम टू सेम पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया है ना इसको। यहाँ पास देखो लैग्रांजियन दिया हुआ है, जनरलाइज मोमेंटम निकालने बोल रहा है, क्या होता है जनरलाइज मोमेंटम, डी एल बाई जो भी कोऑर्डिनेट है तो एक्स डॉट, और यहाँ पास लैग्रांजियन इक्वेशन बनाते हैं ना, डी बाई डी टी और माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, तो ये वाला जो टर्म होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं जनरलाइज मोमेंटम, ठीक। पी एक्स इसका हो गया, तो मेरे किसका निकालना है, आर के लिए अगर निकालना है तो मैं आर डॉट से डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो आर डॉट के लिए पी आर क्या होगा, ये एम आर डॉट, ये हो गया। और अगर मैं थीटा डॉट के लिए निकालना है तो थीटा डॉट से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक। रदरफोर्ड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद करो रिलेशन, नीचे में साइन की पावर 4 5/2 आता था, ऊपर जाके ये कॉसेक बन जाता, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली नहीं होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है ना, मैं खुद भूल रहा हूँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ। डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन ऑफ एरिया,
डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो किसका डायमेंशन रखता है? तो सिंपली डी एस अपॉन डी ए, सॉलिड एंगल का डायमेंशन नहीं होता, डी एस का डायमेंशन होता है एरिया वाला डायमेंशन। तो ये वाला ऑप्शन मेरे को करेक्ट लग रहा है यहाँ पर फिलहाल। हैमिल्टन प्रिंसिपल फिर से सेम टू सेम, यहाँ पर डायमेंशन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर रिप्रेजेंटेटिव इन टू डायमेंशनल स्पेस। हार्मोनिक वाले में क्या होता है? सिंपली यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ये इसका ओरिजिन पोजीशन है। सर पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया क्योंकि मेरे को नहीं पता, कर ली फिर से कर रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा इसके मेन पोजीशन में तो यहाँ जाकर रुक जाएगा, मतलब ये एक्स डॉट यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स डॉट इसका क्या है? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, और पोजीशन का बात करें तो पोजीशन यहाँ पर एक्स इसका 0 है और यहाँ पोजीशन इसका बात करें तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसका नेचर देख लो, एक्स और एक्स डॉट का अलग अलग नेचर है। और मैं इसको प्लॉट इसके बीच में करता हूँ, इस फेज स्पेस को यहाँ मैं प्लॉट करता हूँ पी और एक्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ देखना जहाँ एक्स है पी मतलब कि क्या हो रहा है? ये अल्टीमेटली एक्स डॉट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्स जहाँ पास मैक्सिमम है, एक्स अगर सबसे मैक्सिमम वैल्यू लूँगा वो एक्स डॉट वाला 0 एक्सिस को क्रॉस करेगा और जो एक्स डॉट वाला मैक्सिमम है वो उसको कहीं ई वाले एक्सिस में क्रॉस करेगा। तो ये वाले ऐसे कुछ ग्राफ बनाएगा, तो इसको हाइपरबोला बोलूँगा। विच एवर डायमेंशन अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैज़ द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज फोर्स एंड जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव द डायमेंशन। जनरलाइज फोर्स और जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट एट डॉट एक्स किसका डायमेंशन होगा? वर्क का डायमेंशन होगा। पर इट्स नॉट दैट सिंपल कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर क्रॉस एफ ये टॉर्क भी होता है, तो वर्क का भी डायमेंशन ये सेम होता है और टॉर्क का भी डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशनली बोलते हैं तो सेम होता है, तो मैं नहीं, पर हाँ वर्क का ये वाले कॉन्टेक्स्ट में मैं मार सकता हूँ, पर ये भी सही है मेरे हिसाब से भाई। When constraints are introduced into a system, its number of degrees of freedom is। कंस्ट्रेंट से क्या होता है? 3n माइनस k। कितना हो रहा है? जितना कंस्ट्रेंट डालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होते जाता है, कम हो रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रहा है, क्या हो रहा है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कम हो रहे हैं। ठीक है, नहीं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, हाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक ठीक ठीक। पाथ फॉलो बाय पार्टिकल, फिर से यार सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है ये, फिर से सेम, फिर से सेम, फिर से सेम। एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड इज, एरियल वेलोसिटी का होता है कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज 0, द वेलोसिटी ऑब्टेन्ड इन सच केस। टोटल एनर्जी 0 है और कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वेलोसिटी क्या होगा? कंजर्वेटिव फील्ड जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है और इसका वेलोसिटी 0 है। अभी मैंने किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका है और यहाँ पास अब ऊपर में जाकर रुक गया है, अब वो जस्ट लौटने वाला है और उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगा दूँ तो ये ऊपर चले जाएगा। तो ये वाला जो लिमिटिंग केस होता है वो क्या बोलते हैं? उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। केपलर सेकंड लॉ फिर से सेम, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, एंगल ऑफ रिकॉइल ऑफ टारगेट पार्टिकल रिलेटिव टू इंसिडेंट, ये क्या होता है? तो पहले मेरे पास अगर एक पार्टिकल है और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल रखा हुआ है, ये इसके साथ अगर टकराएगा तो क्या होगा? सेकंड में ये है, ये किसी डायरेक्शन में जाएगा, स्कैटरिंग डायरेक्शन बोलते हैं, और ये इधर कहीं जाएगा, ये रिकॉइल का डायरेक्शन है। और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो ये दोनों हमेशा है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो थीटा प्लस फाई हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है या फिर पाई/2 का एंगल होता है। तो फाई का वैल्यू क्या होगा? पाई/2 माइनस थीटा। अरे यार फिर से ऐसे हो गया, प्लीज़ जल्दी हो। पाई/2 माइनस थीटा। इसको मैं अलग से वीडियो में मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ठीक, और यहाँ पास फिर सेम टू सेम DH/dP क्यू डॉट, और उसके बाद यहाँ पास माइनस आना चाहिए था। यहाँ पर से पी डॉट का अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ से माइनस वाला रिलेशन होना चाहिए था, यहाँ पास गलत है ये।
ठीक। एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास क्या हो रहा है यहाँ बस क्यू डॉट के लिए पी से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। पी डॉट के लिए क्यू से माइनस आना चाहिए था, ठीक ठीक ठीक। एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड ई एंड इस मोमेंटम इज पी। द रिलेशन क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m और इक्वल्स टू ई, और इसको अगर इधर ले जाएंगे तो पी इक्वल्स टू √2me एंड दैट्स इट। मैं वही वाले क्वेश्चन को बस अगले वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक।